जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई दीपावली की छुट्टी मनाने के बाद में जब हम वापस आए और हमने देखा कि चलो यार सिंघम अगेन और भूल भुलैया देखनी है, तो यकीन मानिए थोड़ा सा डर तो था क्योंकि सोशल मीडिया पर दोनों मूवीज की रिपोर्ट को हमने देख लिया था। पर क्या करें, आप लोगों ने मैसेजेस ही इतने किए कि इस बात को मजबूर होना पड़ा कि भाई इन मूवीज को देखना तो पड़ेगा। अब देखिए, बात क्या होती है कि जब आपको पता है कि आपकी मम्मी जो है वो रोटी अच्छी बनाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मजबूरी में दूसरे के हाथ की रोटी खानी पड़े और वो उसी चौके में खड़े होकर उसी रोटी को बिगाड़ दे, तो आपको बुरा तो लगता है। देखिए, भूल भुलैया 2 तक तो कहानी फिर भी ठीक थी, पर भूल भुलैया 3 में ऐसा लग रहा है कि जो भूल भुलैया 1 वाली बात थी ना, अब वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। मतलब ओरिजिनल मंजुलिका को वापस लाना भी मतलब बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं आ पाया है। और भूल भुलैया अक्षय कुमार वाली जो थी, उसको आज भी आप बैठकर देख सकते हैं, आज भी आपको अच्छा लगेगा, आज भी आपको थोड़ा-सा डर लगेगा। लेकिन अब ये जो जिस तरीके से मूवीज़ आगे बढ़ रही हैं ना, वो ऐसा लगता है कि बस नाम के कारण पैसा कमाने की कोशिश ज़्यादा हो रही है। कि यार भूल भुलैया नाम यूज़ करेंगे तो भाई लोग तो पिक्चर देखने आ ही जाएँगे। ना मंजुलिका जैसी रही, ना भूल भुलैया जैसी रही। एक्टर की बात तो ख़ैर क्या ही करें। मतलब कार्तिक आर्यन का भी अब थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि समझ उनकी ठिकाने पे जल्दी आ जाए तो शायद बेहतर रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं इतनी भारी-भारी बातें क्यों कर रहा हूँ? वो भी इतने दिनों के बाद आने के बाद। तो देखिए, बात ऐसी है कि कुछ दिक्कतें तो इस मूवी के साथ हुई हैं। दरअसल फ़िल्म भूल भुलैया में विद्या बालन की वापसी से मेरा दिल वाक़ई में बहुत खुश था। लेकिन मन में एक बहुत बड़ा सवाल था कि क्या ये ओरिजिनल भूल भुलैया जैसी फ़िल्म बन भी पाएगी? क्योंकि जब आप सीक्वल की बात करते हैं तब आप माने या ना माने, पहली वाली मूवी का एक दायित्व आपके ऊपर रहता ही है कि भाई उसके साथ तो तुमको कम से कम न्याय करना है। दूसरा सवाल था कि क्या इतने सालों के बाद में विद्या वापस मंजुलिका के रूप में अपना जादू चला पाएंगी? लेकिन उसके बाद पता चला कि पिक्चर में माधुरी दीक्षित भी है, यानी मामला तो डबल मजेदार होने वाला है। ये एक मन में उम्मीद आ गई। दो बेहतरीन उम्दा एक्ट्रेसेस के साथ मिलकर भूल भुलैया 3 अगर बन रही है तो अनीस बाज़मी कुछ कमाल तो जरूर करने वाले होंगे। साथ में कार्तिक आर्यन की मस्ती भी है। लेकिन उनके पास अगर कोई नहीं था तो वो था नीरज वोहरा। अब आप सोचेंगे भाई ये आदमी कौन है? तो देखिए, नीरज वोहरा वो शख्स हैं जो हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, भागम भाग, इस तरीके की जितनी मूवीज आई हैं ना, इन सभी को लिखने वाले यही थे। अनीस बाज़मी ने डायरेक्ट जरूर किया था पर लिखने वाले नीरज वोहरा ही थे। नीरज वोहरा अब इस दुनिया में रहे नहीं है, और यही एक बड़ा कारण है कि लंबे समय से बॉलीवुड में एक के बाद एक फीकी कॉमेडी मूवीज आ रही हैं, जिनको देखकर हंसी एक बार तो आ जाती है, लेकिन मन उनको सोचकर गुदगुदाता कभी भी नहीं है। तो चलिए, जरा अपनी उम्मीदों को साइड में रखकर क्या मेरे साथ बीती इस मूवी को देखते समय, वो आप लोगों को बताता हूं। शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी से। मूवी की शुरुआत होती है बंगाल के रक्त घाट से। सन 1824 में यहाँ पर एक राजकुमारी हुआ करती थी जिसका नाम था मंजुलिका। वो नृत्य में कुशल थी, साथ ही उसकी शस्त्र कला का भी कोई जवाब नहीं था। मंजुलिका की नज़र अपने पिता सुब्रतो महाराज के सिंहासन पर भी है, लेकिन उसके और सिंहासन के बीच में एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसे खत्म किए बिना वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। राजगद्दी हथियाना निकली मंजुलिका के हाथ खाली रह गए, लेकिन उसने मरकर भी हार नहीं मानी। अब वो बदला लेने आई है और सभी के खून की प्यासी है। रक्तघाट में इस घटना को घटे हुए पूरे 200 साल हो चुके हैं। आज के वक्त में रूहान मतलब कि कार्तिक आर्यन रू बाबा बनकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। पाखंडी बाबा बना रूहान अपने चेले के साथ मिलकर लोगों की गलतियों को भूत बाधा बताकर और गंगा जल की पिचकारी मारकर साफ करवाता है। इसके चलते उनकी कीमती चीजों को शापित बोलकर ऐंठ भी लेता है। लेकिन ये ढोंगी रूबाबा नहीं जानता कि जल्द उसकी मुलाकात एक असली भूत से होने वाली है, जो कि उसकी वाकई में नाक में दम कर देगी। ऐसा होता है ऐसा तब होता है जब रूहान की जिंदगी में मीरा मतलब की तृप्ति डिमरी और उसके मामा राजेश शर्मा आते हैं। दोनों उसे अपने साथ रक्तघाट चलने को बोलते हैं। काम होने पर रूहान को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ऐसी वादे किए जाते हैं। काम क्या है वो नहीं जानता, क्योंकि 1 करोड़ का लालच उसके मन में आ चुका है। तो बस वो अपना बस्ता उठाता है और रू बाबा के रूप में निकल पड़ता है, बिना कुछ जाने कि आखिर मंजुलिका का सामना उसको कैसे करना है। महाराज के महल में आकर उनका हाल देखा तो पैरों तले उसकी जमीन खिसक गई। अब क्या रूबाबा मंजुलिका से मीरा और उसके परिवार का पीछा छुड़वा पाएगा? और आखिर असल में मंजुलिका है कौन और उसकी कहानी सही में क्या है? यही सब कुछ और भी बहुत कुछ मिलाकर मूवी में एक खिचड़ी पकाई गई है, जो कि आपके सामने परोसी गई है। सवाल सबसे पहला ये उठता है कि आखिर डायरेक्टर साहब जो है अनीस बाज़मी वो करना क्या चाह रहे थे। देखिए, ऑडियंस को उम्मीद देकर उसके लॉजिक को चैलेंज करना अच्छी बात नहीं है,
पब्लिक आपके ऊपर फिर भरोसा नहीं करेगी। भूल भुलैया 3 में डायरेक्टर अनीस बाज़मी यही कर रहे हैं। पिक्चर के एक सीन में मीरा के जो मामा हैं और राजेश शर्मा, वो गंजी में जितने छेद हैं, राइटर आकाश कौशिक की लिखी हुई कहानी में भी उतने लूप होल्स हैं, ऐसा उसको देखकर लगता है। फिल्म की शुरुआत ओके ओके होती है, ठीक ठाक होती है। मंजुलिका की कहानी, उसकी मौत और उसका भूत बनना आपको पूरा समझ में आ जाता है और एक हद तक डरा भी देता है। फिर आते हैं रूबाबा, जिनका पाखंड आपको हंसाता है, लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है आप भूल भुलैया में कहीं ना कहीं फंसते चले जाते हैं। मूवी का फर्स्ट हाफ आपको अपने साथ बांधने रखने की पूरी कोशिश करता है, पर कहीं ना कहीं आपको एहसास दिला देता है कि भाई यहाँ पर दिक्कत तो है। परत दर परत कहानी खुली रहती है और आपको मन में आ रहा होता है कि भाई अब क्या होगा, कैसे होगा, कहीं ना कहीं आपको पता होता है अब तो शायद यही होगा। इसके बाद आता है सेकेंड हाफ। यहाँ चरम पर चल रहे आपकी उम्मीद और आपके क्यूरियोसिटी को ठोकर लगती है, क्योंकि फिल्म लॉजिक और फन को अब पीछे छोड़ चुकी है, क्योंकि आपने आधी पिक्चर देख ली। अब पता है सामने वाले को कि आप बची हुई पिक्चर तो देखोगे। तो ऐसे में मूवी में कुछ भी हो रहा हो, अब किसी के मन में ये सवाल नहीं आता कि मंजुलिका यहाँ है या नहीं। अब सवाल ये है कि आखिर मंजुलिका है कौन भैया। हॉरर के नाम पर आपको मूवी में घिसी पिटी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। इन सब के बीच में थोड़े बहुत कॉमेडी के छींटे भी मारे गए, जो कि ज्यादातर मिस ही हो जाते हैं। ये वक्त है जब फिल्म डायरेक्टर के हाथ से निकल चुकी है और इसके अंदर कोई कहानी बाकी रह नहीं गई है। जो कसावट है वो खत्म हो चुकी है। पर्दे पर कुछ भी हो रहा हो, आप इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई ये मूवी खत्म हो तो घर जाकर हम जरा पकवानों के मजे लें। खैर, ये तो हुई डायरेक्टर साहब की बात एक्टिंग की कर लेते हैं। तो परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो रूबाबा के रोल में कार्तिक आर्यन को देखकर अक्षय कुमार की याद आ ही जाती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर डायलॉग डिलीवरी तक अक्षय कुमार जैसी ही है। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कार्तिक अक्षय से वापस कार्तिक बनते चले जाते हैं और उस पॉइंट पर एहसास होता है कि यार इससे बेहतर तो 5-10 करोड़ रुपए ऊपर देकर अक्षय को ही ले लिया होता, उसका खुद का भी करियर थोड़ा सा लाइन पे आ जाता और मूवी जो अभी 150 करोड़ के आसपास खेल रही वो शायद 200-225 करोड़ पे पहुंच चुकी होती। बाकी अक्षय के काम की बात करें तो शायद उसको देखकर आप कार्तिक के काम को भी ओके ओके ही कहोगे, क्योंकि कार्तिक अपनी जगह पर ठीक है। विद्या बालन और माधुरी दीक्षित ने मूवी में एक अलग रंग घोला है। उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है और डांस तो क्या ही कहें। खुद को मिले रोल के साथ दोनों हीरोइनों ने पूरे जस्टिस किए हैं। मूवी में तृप्ति डिमरी ने भी काम किया है। उनका रोल क्या है, क्यों है, कैसा है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। देखकर लगता है कि उन्हें कहा गया होगा कि तुम बस माहौल बनाओ, लोग खुद समझ जाएंगे कि तुम यहाँ पर क्यों। ऑब्वियस सी बात है भाई, एनिमल में दिए गए एक सीन के बाद में तृप्ति का तूती बोल रही है। हालांकि उससे पहले उन्होंने कई सारी कलात्मक फिल्में करी जैसे कला, लेकिन उन मूवीज में उनको रिकॉग्निशन मिला नहीं। और यही हमारे भारतीय समाज की, भारतीय सोच की, भारतीय नज़र की आप बेईमानी कह लें कि ये लोगों को कपड़े उतारने से तो मना करते हैं, लेकिन जब कोई कपड़े उतार देता है तो उसकी पहचान भी बना देते हैं। खैर, तृप्ति डिमरी ने अपने लेवल पर यहाँ पर ठीक काम किया है। विजय राज, राजेश शर्मा, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, अश्विनी कालसेकर, जितने भी तमाम ये बड़े एक्टर्स हैं, दिग्गज एक्टर्स हैं, सभी ने फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स निभाए हैं। संजय, अश्विनी और राजपाल के किरदार फिल्म में सबसे इरिटेटिंग है। मतलब राजपाल यादव दीपावली पर जो पटाखे को लेकर बोल गए थे, मुझे लगता है कि अगर उन्होंने नहीं भी बोला होता ना तो शायद उनको भूल भुलैया के लिए तो गालियाँ पड़ ही रही होती। बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, बहुत हद से ज़्यादा इरिटेटिंग है। उनकी कोई हरकत आपको हंसाती नहीं। इससे कई बेहतर कॉमिक अवतारों में हम तीनों किरदारों को ऑलरेडी देख चुके हैं। फिल्म में स्क्रीन प्ले के छोटे मियाँ उर्फ अरुण कुशवाहा भी हैं। उनका रोल सिर्फ हर मौके पर बेहोश होने तक ही लिमिटेड रह गया है। भूल भुलैया 3 का जो क्लाइमैक्स है उसे देखकर आपके होश जरूर उड़ने वाले हैं। ये इतनी बोरिंग है कि कुल मिलाकर अगर आप इसे देखने का प्लान बना रहे हैं तो आप अपने रिस्क पर जाएं तो बेहतर होगा। मेरा तो क्योंकि सर फट गया था। अब देखिए, बात ऐसा है कि मूवी कैसी भी हो, लोगों को वो ढूंढ ही लेती जब उसका नाम एक अच्छी मूवी से जुड़ा हुआ। भाई मेरा मतलब यह है कि जब तुम सीक्वल के नाम पर मूवी बना ही रहे हो तो कम से कम ढंग की तो बना लो, थोड़ी सी तो मेहनत कर लो। अभी भूल भुलैया 2 आई थी, भूल भुलैया 3 आ गई। कहानी के ऊपर काम करना नहीं है, मूवी के ऊपर काम करना नहीं है, डिटेलिंग में जाना नहीं है। पता है नाम यूज करके मूवी बना देंगे तो पैसा तो अंदर आ ही जाएगा। बस वही यहाँ पर हुआ है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।